Hello and welcome to Firdaus Tuition Classes. I am Zubair and let us solve question number 3 of exercise number 3.2, which is also very easy. And the question says that on comparing the ratios, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही रेशियोज कंपेयर करना है और साथ ही साथ बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो मैं एक बार और आपको याद दिला दूँ, कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट इट शुड हैव वन सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन ही नहीं रहने वाले। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कब मिलती है हमें इक्वेशन की, इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है, इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग एंड इन केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, मतलब लाइन इंटरसेक्ट होती है एटलीस्ट वन जगह या पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड हो जाती है। और इनकंसिस्टेंट कब रहेगा, जब पैरेलल रहेंगी, उस कंडीशन में हमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने के याद रखिए। अब हम इक्वेशंस को कंसिडर करते हैं। a1/a2, a1/a2 क्या मिल रहा है आपको, 3/2, और b1/b2 क्या मिलता है आपको, 2/-3। तो आप पहले ही यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ गया, तो c के तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है c1/c2 के तरफ में। पहले ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये हो गए रेशोज कंपेयर जो कि हमने क्वेश्चन में बोला हुआ था। अब अगर रेशोज कंपेयर हो गए हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सेकंड, ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई है जिसमें भी हम कंपेयर करेंगे। a1/a2 इज इक्वल्स टू 2/4 गिवन टू अस, तो 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा ये, और b1/b2 हमें दिया हुआ है -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल और ये फिर 1/2 हो जाएगा। अब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो गया, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा c1/c2 भी। ठीक है, ये है 8/9, तो यहाँ पर क्लियरली हमें मिल गया है कि a1/a2 का रेशो इज इक्वल्स टू b1/b2 रेशो इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देखिए दिख रहा है यहाँ पर आपको। तो ऐसे केस में हम इक्वेशन को क्या कहते हैं कि लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ इनकंसिस्टेंट। द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। अब इन्हें भी हम कंपेयर करते हैं, ये दो इक्वेशंस के a1/a2, तो a क्या है भाई इसका 3/2 है, और a2 हो जाएगा 9। ठीक है, 3/2 और डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा a2 की वैल्यू जो है। अब ये 3 से कैंसिल हो जाता है, ये कितना मिल गया आपके पास में, 1/2 3 = 6। अब b1/b2 कंपेयर करिए। देखिए फ्रैक्शन देख के डरने का नहीं, जो प्रोसीजर्स है, जो स्टेप्स है, उसको सिर्फ आपको फॉलो करना है, अपने आप सारी चीज़ें सॉल्व होते चले जाती है। अब b1 की वैल्यू क्या है, 5/3, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर b2 की वैल्यू आ जाएंगी, b2 की वैल्यू है 10। अब फिर ये 5 1 एंड 5 2 आ जाएगा, तो देखिए 1/6 आ गया। अब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 आ गया है। तो हम अब चलेंगे c1/c2 का रेशो चेक करने की तरफ में। c1 है 7 और c2 है 14, यह आ जाता है 1/2, जो कि नॉट इक्वल्स टू द प्रीवियस टू रेशो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सिंस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिल गया, पेयर ऑफ इक्वेशन पैरेलल हो गया है। देखिए पेयर ऑफ लाइंस जो पेयर ऑफ इक्वेशन से जो लाइन फॉर्म होंगी वो पैरेलल रहेंगी, और पैरेलल लाइन रहेंगी तो वो क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा हमें। पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के पहले मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो यहीं पॉज कर लो और पहले क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करके देखिए, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप सोल्यूशन देखना। a1/a2 की वैल्यू मिलती है 5/-10, तो यह आ गया 1/2, तो 1/2 मतलब -1/2 आ गया। अब b1/b2 देखते हैं, तो b1/b2 आपको मिलेगा -3/6, तो ये भी आ गया -1/2। भैया देखिए ये भी कैंसिल हुआ था 1/2 से, ये भी 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, मतलब अब हमें चलना पड़ेगा c1/c2 चेक करने के लिए। यदि ये दोनों यहीं पर अनइक्वल होते तो c1 c2 चेक करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम लिख देते कि लाइन कंसिस्टेंट है क्योंकि इंटरसेक्ट हो गए।
और उसका एक सोल्यूशन रहेगा, इसलिए कंसिस्टेंट बोल देते हैं हम। लेकिन यहाँ पर दोनों भी इक्वल आ गए तो C1/C2 की तरफ चलेंगे तो 11/22 आ गया, तो -1/2 आ गया ये भी, ठीक है। -22 था, -1/2, तो ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। और अगर तीनों रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द लाइन कोइंसाइड्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, तो ये मिल गया हमें कंसिस्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी थोड़ा हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। तो फिर से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को यहीं पॉज कर दीजिए और उसके बाद में खुद सॉल्व करके देखो, और उसके बाद में इसके सोल्यूशन को देखना। मैं तो यहाँ पर आपको सॉल्व करके इसे दूंगा ही। A1/A2 क्या मिलता है आपको, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2, भाई 4 A1 की वैल्यू 4/3 और डिनोमिनेटर में A2 की वैल्यू मतलब 2 आ जाएगा। A2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया मैंने। अब ये आ गया 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो आपको क्या मिल गया 2/3। B1/B2 देखते हैं, 2/3। देखिए B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3 है। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए तो अब फिर हमें चलना पड़ेगा C1/C2 के पास में भी। C1/C2 का रेशो आ जाता है 8/12, तो ये आ गया 2/3, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, 2/3। और अब यहाँ पर हमें फिर से सारे के सारे रेशोज़ एक दूसरे से इक्वल मिल गए हैं, तो सिंस A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, देयरफॉर वी कैन डिक्लेयर दैट पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। भाई कंसिस्टेंट क्यों हुआ ये, क्योंकि अगर तीनों रेशो इक्वल हो जाए तो इस तरीके के सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन के इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, काइंडली पॉज इट and note it down. Also stay tuned to our channel for those tuition classes, because in next video we're going to solve question number 4 from the same exercise. Thank you.